नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी बहस के इस खास शो सरहद आर पार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार साझा हुआ तो अमन के दूतों ने उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच भी शांति हो। क्या कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई की बात भारत पाकिस्तान में कोई सुनेगा? क्या पाकिस्तान की सरकार अपनी हरकतों से बाज आएगी? सरहद आर पार में आज इन्हीं बड़े सवालों पर होगी बड़ी बहस, लेकिन शुरुआत हेडलाइंस के साथ। खास खबरों के प्रस्तुत करता है एमडीएच, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। एमडीएच मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। और सह प्रायोजक, अब स्कार्स नहीं स्टार दिखेगा, नो स्कार क्रीम। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान के चेयरमैन पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का चिट्ठी बम सरकारी धन से धर्मांतरण कराने का आरोप। शोभना सिंह नाम की लड़की को सोमना बेगम बनने पर नौकरी देने का वादा। बेंगलौर से बैठकर बगदादी का ट्विटर चलाने वाला गिरफ्तार। पुलिस का दावा, पूछताछ में मेहदी ने कबूला जुर्म। दिन में नौकरी, रात को करता था ट्वीट। देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने का केस दर्ज। हिमाचल में बर्फबारी बनी सैलानियों की मुसीबत। मनाली और रोहतांग के बीच करीब 400 पर्यटक फंसे। दिल्ली में भी सर्द हवाओं की दस्तक। 6 साल में आज सबसे ठंडी सुबह। शारदा घोटाले में अपने मंत्री की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर उतरी टीएमसी। मोदी को ममता की चुनौती, कहा हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं। एडिलेड टेस्ट में भारत के हाथ से फिसली जीत। ऑस्ट्रेलिया ने 43 रन से हराया। कप्तान कोहली की शतकीय पारी गई बेकार। और हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत का दबदबा। पहले क्वार्टर में पाकिस्तान पर 1-0 की बढ़त। गुरजिंदर ने दागा गोल। पाकिस्तान में इन दिनों भारत से इंपोर्ट की गई सब्जियों की धूम है। पाकिस्तान के कई शहरों के लोगों को इससे महंगाई में बड़ी राहत मिली है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत को भारतीय सब्जियों के जायके से ज्यादा भारत के दुश्मन हाफिज सईद की कड़वी जुबान पसंद है। शांति का नोबेल पुरस्कार साझा करने वाले भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई की चाहत है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधरे, मजबूत हों, लेकिन पाकिस्तान से आए सांसदों के डेलीगेशन को मोदी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। उन्हें यह भी लगता है कि दोनों देशों की अंदरूनी राजनीति ही दोस्ताना रिश्तों में सबसे बड़ी दिक्कत है। आज सरहद आर पार में इंडिया न्यूज और लाहौर से दिन न्यूज के बीच बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि क्या भारत पाकिस्तान में सत्यार्थी और मलाला की बात कोई सुनेगा, कोई सुनने वाला है? क्या पाकिस्तान सरकार अपनी उन हरकतों से कभी बाज आएगी जो रिश्तों में खटास बढ़ा देते हैं? भारत के कैलाश सत्यार्थी और पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार साझा किया तो दोनों की ये उम्मीद भी साझी हो गई थी कि भारत और पाकिस्तान कभी तो पुरानी दुश्मनी भुलाकर अच्छे भविष्य के लिए बात करें। हमारे और इंडिया की रिलेशनशिप्स जो है वो मजबूत हो जाए। इसमें दोनों मुल्कों की भलाई है, इसमें दोनों मुल्कों की तरक्की का राज है। और दोनों मुल्क में मसाइल भी बहुत है। वहां पर चाइल्ड लेबर है, वहां पर बच्चे तालीम से महरूम है, वहां पर चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो रही है। तो हमें चाहिए कि हम दोनों ममालिक इकट्ठे होकर अपना ये मकसद बनाए कि हमने तालीम ही के लिए काम करना है, हमने अपने मुल्कों को इकट्ठे आगे बढ़ाना है। और जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमारे जो आउटकम्स होंगे फ्यूचर में वो बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान के इन शांति दूतों की उम्मीदों पर हफ्ते भर के अंदर ही सवाल उठ गए। अमन की आरजू लेकर इस्लामाबाद से दिल्ली आए पाकिस्तानी सांसदों के डेलीगेशन के साथ लोकसभा के स्पीकर की मुलाकात नहीं हो पाई, जिससे दोनों देशों के बीच राजनीति और कूटनीति का जायका और भी कड़वा हो गया। 1 बजे बुलाया, शायद 1 आध मिनट हम लेट हो गए हूँ, लेकिन इतना यानी कि हम समझ रहे थे स्पीकर तो बहुत डिग्निफाइड एक पोर्टफोलियो होता है, तो हम अगर 1 घंटा उनका इंतजार करते रहे तो वो भी अगर 1-2 मिनट इंतजार कर ली थी। तो नाराजगी है आपको? नाराजगी तो होनी चाहिए ना जी, इंसान है हम। मैम वो पाकिस्तान का डेलीगेशन एमपीज का आया हुआ था, आपसे कोई अप्रोच तो नहीं किया ना? अभी तो नहीं, मैं बैठी थी अंदर। पाकिस्तानी सांसद सरकारी दौरे पर नहीं आए थे,
उनकी मेजबानी राज्यसभा सांसद मणिशंकर अय्यर कर रहे थे, जिन्होंने माना कि जो भी हुआ उसके लिए वही जिम्मेदार हैं। फिर भी पाकिस्तानी सांसदों का मिजाज ठंडा नहीं हुआ। डेलीगेशन के नेता अवैस खान लेघारी ने जाते जाते बयान दे डाला कि पाकिस्तान में मोदी की इमेज अब खराब हो गई है। ये सकारात्मक नहीं है, ये सकारात्मक हो भी नहीं सकती। जब पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री आपके पास से गुजरे और आप ब्रोशर से आंखें गड़ाए बैठे रहें, एक देश का प्रधानमंत्री आपके शपथ ग्रहण समारोह में आए और आप बातचीत रद्द कर दें। पाकिस्तानी सांसद मोदी सरकार को दोनों देशों के रिश्तों में खटास का जिम्मेदार तो बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि बातचीत रद्द करने के लिए भारत को मजबूर किसने किया। We have been meeting Kashmiri leaders for the last 20 years or so. So this is not a new phenomenon which has been injected by Pakistan. This is going on now for years and years and years. दोनों सरकार के बीच में जो विषय है वो बड़ी जरूरी है। नेशनल सिक्योरिटी के विषय पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मलाला और कैलाश सत्यार्थी की बात भारत पाकिस्तान में कोई सुनेगा। पाकिस्तान से आए सांसदों की डेलीगेशन ने यह बात मानी कि रिश्ते सुधारने में दोनों देशों की अंदरूनी राजनीति सबसे बड़ी बाधा है, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में अच्छा खासा दखल रखने वाले इन सांसदों ने यह नहीं बताया कि रिश्तों को राजनीति के साए से बचाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। रिश्ते सुधारने का तरीका और इससे क्या फायदा हो सकता है, इसकी झलक भी हाल ही में पाकिस्तान के लोगों ने देखी। भारत से कई सब्जियों के चलते पाकिस्तान के कई शहरों में लोगों को महंगाई से राहत मिली है। क्या ये देखकर भी पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा कि दोनों देशों के बीच कड़वाहट की बजाय कारोबार बढ़ाया जाना चाहिए ताकि आवाम को फायदा हो? जवाब सबको पता है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की सरकार कभी अपनी हरकतों से बाज आएगी? अगर वाकई पाकिस्तान संबंध सुधारने के लिए संजीदा है, तो फिर कारोबार के बजाय कश्मीर का राग क्यों अलापने लगता है? क्यों भारत के दुश्मन हाफिज सईद को जहर उगलने की खुली छूट दे दी जाती है? सीधा होकर फौरी तौर पर कश्मीर का मसला हल कर दे, और अगर तू करने के लिए तैयार नहीं है, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो फिर इसके बाद इंशाअल्लाह कश्मीर दरवाजा होगा और गज़वा हिंद पर। चले, ये रिपोर्ट आपने देखी। सरहद आर पार की अब शुरुआत करते हैं। हमारे साथ लाहौर से दिन न्यूज जुड़ चुका है। गुड इवनिंग पीजे मीर साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं आपका हमेशा की तरह अपने इस शो में। एक इंट्रोडक्शन में करा दूं मेरे साथ कौन कौन से गेस्ट हैं, फिर मैं आपके गेस्ट का तारुफ जानूंगा। अमर सिंह साहब मेरे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं, एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा से। विजय जौली साहब हैं, जाने माने नाम और चेहरा, बीजेपी के लीडर हैं, बहुत अच्छे। और हमारे साथ स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट हैं यहां पर RSN सिंह। और इस डिबेट में मेरा साथ देने के लिए मेरी एग्जीक्यूटिव एडिटर शीतल राजपूत भी मेरे साथ हैं। पीजे मीर साहब, कैसे हैं आप और कौन कौन है आपके साथ? बिल्कुल अनुराग, वेलकम टू पाकिस्तान एंड ऑफ कोर्स एज आई से गुड इवनिंग। न्यू दिल्ली में एक 1.5 घंटे के रास्ते में हम लोग, लेकिन सरहद पार मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ यहां है ब्रिगेडियर गजनफर, डिफेंस एनालिस्ट। उनके साथ है सुहेल लशारी, ये हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं यहां लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मेरे लेफ्ट साइड पे हैं इम्तियाज आलम साहब, ये सेक्रेटरी जनरल है सैफमा, और आपके भी वहां प्रेसिडेंट हैं विनोद शर्मा, जो कि इनके बड़ी बातचीत चलती रहती है। और उनके साथ हैं जनरल जाहिद मुबशर, डिफेंस एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब। आज 13 दिसंबर की तारीख है। हिंदुस्तान इस तारीख को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मीर साहब आज से 13 साल पहले आज ही की तारीख को हमारे पार्लियामेंट पर हमला हुआ था। और ये सब जानते हैं कि साजिश इसकी जैश-ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने रची थी। मैं ये सवाल पूछ करके कि लश्कर के हाफिज सईद और जैश के मौलाना मसूद अजहर पर पाकिस्तान ने क्या कार्रवाई की, इस डिबेट का माहौल गंदा नहीं करना चाहूंगा। हां, मैं इस डिबेट की शुरुआत इस सवाल से जरूर करना चाहूंगा कि कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई ने जो एक संदेश दिया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम, उसे पाकिस्तान में सुनने वाला कौन है, समझने वाला कौन है? क्योंकि बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि मलाला यूसुफजई के लिए आपके पाकिस्तान में ही जगह नहीं है, आप अपनी बेटी को ही महफूज नहीं रख पाए, तो फिर उनका संदेश कैसे आप सुनेंगे और कैसे उसे अडॉप्ट करेंगे और कैसे उस पर चलेंगे? अनुराग, सबसे पहले तो आपका जो पहला सवाल है बड़ा अहम सवाल है। मैं समझता हूं कि 2001 13 दिसंबर को जो
इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक हुआ है, मैं समझता हूं पूरा पाकिस्तान उसकी मजम्मत करता है, क्योंकि ये वेदर इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, आई डोंट थिंक दिस इज समथिंग के हम दोनों इसको एक्सेप्ट करेंगे। और इस पे सख्त मजम्मत है और बार बार मजम्मत है कि हिंदुस्तान पे अगर इस तरह के इसकी पार्लियामेंट पे कोई अटैक करे, या पाकिस्तान की पार्लियामेंट या कहीं भी इस तरह की कोई दहशतगर्दी हो। यूसुफ मलाला जई आपने कहा है, बिल्कुल हमारी बेटी के साथ 60,000 लोग और भी तो देखे जो मारे गए दहशतगर्दों के हाथ। ये तो बेचारी बच गई है, ये बच के एक इंटरनेशनल आइकॉन बन गई है, और जिसको हमें हाईलाइट करना चाहिए, आपको भी हमें भी। और आप देखें कितने खुशकिस्मत हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को दोनों मिलके एक नोबेल पीस प्राइज मिला है। तो आई थिंक वी शुड वर्क ऑन दिस लाइन रादर देन सेइंग कि भाई यूसुफ मलाला जई को क्या हुआ या क्या नहीं हुआ। यूसुफ मलाला जई एक आइकॉन है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों की आइकॉन है और एक वर्ल्ड की आइकॉन है, एंड दैट इज समथिंग, इस लाइन को हमें आगे लेके बढ़ना है। अनुराग जी, मलाला ने एक बात कही थी, पीछे मीर साहब याद दिला दूं, मलाला ने कहा था कि मेरे बारे में लोग दो तरह की बातें करते हैं। एक वो तबका है जो ये कहता है कि मलाला को तालिबान ने गोली मारी, एक वो तबका है जो ये कहता है कि मलाला तालिबान से लड़ी। बेशक मुझे लगता है कि आप इस लाइन पर हैं कि मलाला को तालिबान ने गोली मारी, आप अपनी बेटी का दर्द नहीं समझ पाए, और ये एक बहुत बड़ी कमी है। यही लूपहोल है मीर साहब, अगर आप देखें पाकिस्तान की सोच में, तो सोचने का नजरिया, चीजों को देखने का नजरिया अगर आप सुधार लें तो शायद ना आप दिक्कत में रहें ना और किसी को दिक्कत में डालें। बिल्कुल सही, आपने बड़ी अच्छी बात की है अनुराग, बहुत अच्छी आपने बात की है। और जो शख्स सबसे ज्यादा दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ता रहा है, आई थिंक आई लेट हिम आंसर दैट। ब्रिगेडियर गजनफर, असल में बात यह है कि हमें तो मलाला के ऊपर और मलाला की जो अटैक हुआ तो उसमें कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि तालिबान ने गोली मारी और किस लिए गोली मारी कि वो एक हक की आवाज उठा रही थी। लेकिन मैं थोड़ा सा ये अर्ज करना चाहूंगा कि आपकी एक ओलंपिक्स में एक एथलीट थी जो जीत के आई थी और उसको उसके गांव वालों ने मार दिया। तो क्यों मारा? इसलिए कि उनके अंदर एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसी थी। तो ये वो चीजें होती हैं जो माशरे में मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद होती है और मुख्तलिफ जगहों पे पाई जाती है। हमको इसको इशू नहीं बनाना चाहिए कि हम ये कहते हैं या दुनिया ये कहती है। मलाला को दुनिया ने एक्सेप्ट किया है, तालिबान को क्लीन चिट दे रहे हैं हवाला देके उनके खिलाफ। जब तालिबान का वहां पे इन्फ्लुएंस था। अब मेरी बात सुन लें, अगर आप मेरी बात पूरी सुन लेंगी तो आप, अगर आप मेरी बात पूरी सुन लेंगी पूरी तो कीजिए, बात पूरी कीजिए। शीतल को लगा आप तालिबान को क्लीन चिट दे रहे हैं, बात पूरी। तो बात यह है कि जो माशरे के अंदर जो चीजें होती है उनको बाइलैटरल इश्यूज नहीं बनाना चाहिए। हमें उनको प्रोपगेट इस तरह नहीं करना चाहिए कि उसके अंदर कोई नेगेटिव परसेप्शन आए। आपको पता है पाकिस्तान में से मिलना बंद कर दीजिए ना, 5,000 लोग हैं सिविलियंस जो शहीद हो चुके हैं, और ये पाकिस्तान का रिजॉल्व है और पाकिस्तान की करेज है कि वो अभी तक इस चीज से लड़ रहा है। और हम सिर्फ, दुनिया कहती है, सिर्फ हम नहीं कहते, दुनिया आज ये कहती है कि पाकिस्तान ग्लोबल पीस के लिए लड़ रहा है। तो अगर ग्लोबल पीस के लिए लड़ रहा है तो ग्लोब में तो आप भी आते हैं, आप हमारे नेबर्स हैं, आपके अंदर भी वहां पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात बेहतर हों, वो भी एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज रखते हैं। और आपको याद है कि बाबू बजरंगी ने क्या कहा था 2000 गुजरात में सैकर के बाद कि आई मे बी हैंग बिफोर डेथ बट आई वांट टू किल 10,000 ऑफ मुस्लिम। तो आप इस चीज को आप किस तरह लेते हैं? ये चीजें तो माशरे में मौजूद होती हैं। आप इसको एक पॉजिटिव डेवलपमेट के तौर पे देखें कि अगर ये कंबाइंड एक अवार्ड मिला है, मैं देखना चाहता हूं, पॉजिटिव डेवलपमेंट के आधार पर देखना चाहता हूं, मेरा पूरा मुल्क देखना चाहता है, पर नजर नहीं आता। जब हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट रिलेशंस को लेकर आपकी तरफ से नजर नहीं आता। मैं उससे पहले अमर सिंह साहब, आरएसएन सिंह साहब आऊंगा मैं आपके पास। अमर सिंह साहब, ये जिस तरीके की पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं, क्या आप मानते हैं कि सिर्फ बात कर रहे हैं? लेकिन सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये जो आरोप लगता है कि नेपाल के सार्क सम्मेलन में प्रधानमंत्री बैठे रहे और उन्होंने पाकिस्तान के सबसे बड़े ओहदे की शख्सियत की उपेक्षा की, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि के कितने भी लोकप्रिय प्रधानमंत्री हों, उनके लिए बहुत बड़ी हिम्मत की बात है
कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया। जी। मैं अपनी पूरी जिंदगी भारतीय जनता पार्टी विरोधी राजनीति में बिताया हूं, लेकिन इसके बाद भी अगर धूप निकली है तो उसको मैं ये नहीं कह सकता कि बदली छा गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था जो नरेंद्र मोदी ने उठाया, और एक हिंदुस्तानी होने की हैसियत से मैं प्रधानमंत्री, संघ के प्रचारक नरेंद्र मोदी की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी की नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के एक हिंदुस्तानी की हैसियत से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिम्मत को सलाम करता हूं कि उन्होंने उस पृष्ठभूमि का होते हुए भी, और इसके पहले भी पहल अगर किया था इस दिशा में किसी ने, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था जी। वो भी भारतीय जनता पार्टी और संघ की पृष्ठभूमि के थे। और इसके बावजूद हुआ क्या? धोखा। इसके बावजूद धोखा हुआ, इसके बावजूद सारे आम के उपहार भेजे गए, लेकिन आम के उपहार की जो मिठास होनी चाहिए रिश्तों में, उसको तत्काल कड़वाहट में बदल दी गई। वो मेरा यह अनुभव है कि पाकिस्तान का आम आदमी और हिंदुस्तान का आम आदमी झगड़ना नहीं चाहता, एक दूसरे से दिली रिश्ता है। हमको नूरजहां के गाने आज भी पसंद हैं, हम गुलाम अली के आज भी सदाई हैं, और वो लता मंगेशकर को मानते हैं और दिलीप कुमार के घर को संग्रहालय बनाते हैं। एक सी हमारी सूरत है, हमें भी बिरयानी पसंद है, उन्हें भी पसंद है। एक सी हमारी सूरत है, एक सी हमारी सीरत है, ठीक है। लेकिन तासुब पैदा करने का काम ये वहां के हुक्मरान करते हैं, हाफिज सईद ऐसे लोग करते हैं। अभी अभी एक वीडियो क्लिप हमने देखा कि हिंदुस्तान की बर्बादी का दरवाजा कश्मीर होगा। कौन सा कश्मीर होगा? जिस कश्मीर में एक दिवाली मनाने के बाद प्रधानमंत्री के, हमारे प्रधानमंत्री के दिवाली मनाने के बाद आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट वगैरह सब बेमानी हो गया। 70% लोगों ने वोट दिया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीते, मुफ्ती जीते या कोई जीते, लेकिन नतीजे से पहले नरेंद्र मोदी ने हासिल करके दिखाया है कि लोकशाही जीत गई। ठीक है, ठीक है। पीजे मीर साहब, ये बड़ी दिक्कत है कि आपके हुक्मरानों पर केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया का कोई मुल्क यकीन करना नहीं चाहता है, ये इस पर क्या कहेंगे? ये आपने बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल नहीं यकीन करना चाहता। क्यों? क्योंकि आप अगर नेगेटिव इंफॉर्मेशन और परसेप्शन देंगे तो कौन करेगा? यही तो चीज हम ये भी बड़ा दुर्भाग्य कि आपके बारे में इंफॉर्मेशन हम दें, जो हम पिकनिक आप जो काम कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं उसका कोई मैसेज विश्व को नहीं जा रहा, यानी जो हम कह रहे हैं वो माना जाता है। भाई आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में आप अपनी बात रखने जाते हैं, नवाज शरीफ साहब कश्मीर का मुद्दा रोने यूएन में जाते हैं, हम तो नहीं जाते, फिर भी आपकी इमेज हमारे कहे से बन रही है, ये तो बड़ा दुर्भाग्य है आपका। 70% लोग मतदान दे रहे हैं, क्योंकि आप देखें ना अनुराग देखें, अगर आप यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, साथ आप कहते हैं कि हमें मोस्ट फेवर्ड नेशन का आप हम एक स्टेटस भी दे दो, और साथ साथ आप कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस में आपने मेंबर बनना सिक्योरिटी काउंसिल का, हेयर मी आउट, तो फिर कहां जाएंगे आप? यू टेल मी, वेयर डू वी गो? वी हैव टू गो देयर टू एड्रेस अ केस। ठीक है। आप और शीतल मीर साहब का ये भी समझना होगा कि हम दुनिया को बताने नहीं गए थे कि तालिबान ने मलाला यूसुफजई को गोली मारी। मैं मीर साहब से ये कहना चाहूंगी, मीर साहब आप कहते हैं कि हम दुनिया में ये फैला रहे हैं, प्रोपेगेट कर रहे हैं आपके खिलाफ बातें, जैसा कि अनुराग ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस में नवाज शरीफ गए, और ये वही नवाज शरीफ जो अब जगह जगह जा रहे हैं। उन्होंने पिछले साल जब मनमोहन सिंह ने ओबामा से शिकायत की थी, बात की थी आतंकवाद की, तो देहाती औरत वाला वो चुटकुला सुनाया था। अब देहाती औरत कौन है? अभी जब क्लिंटन विजिट कर रहे थे ओबामा, तो वहां पे एक सवाल रेज किया आपकी स्टूडेंट ने कि जी आप पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं? वहां पे ओबामा ने जवाब दिया कि पाकिस्तान इज एन एनॉर्मस कंट्री, पाकिस्तान हैज गॉट लॉट ऑफ पोटेंशियल, पाकिस्तान इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ये पाकिस्तान की परसेप्शन है दुनिया में, आप वो परसेप्शन खराब करते हैं क्योंकि आप, और वही दुनिया ये भी कहती है साहब कि पाकिस्तान 8वां सबसे खतरनाक देश है, वही दुनिया। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मामला ठीक हो जाए। देखिए, मैं कुछ कहना चाहूंगा परसेप्शन के बारे में, आरएसएस परसेप्शन के बारे में नहीं बल्कि रियलिटी के बारे में। माफ करिए, सुन लीजिए मेरी बात। बड़ी पहली तो बात यह है कि बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, आरएसएस ने मारा था ना, बड़ी नम्रता, आरएसएस का जो प्रीचक है वो आपका प्राइम मिनिस्टर है। बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी नागपुर पहुंच गए आप। नहीं, बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं, उसी आरएसएस का अटल बिहारी वाजपेयी,
बस लेके जब लाहौर गया था, अमर सिंह, तो जो आज आपके प्रधानमंत्री है वही उस समय प्रधानमंत्री थे। वो नावाकिफ थे कि उनका जनरल मुशर्रफ कारगिल में हमला कर रहा है। मुझे, मैं आपको जानता हूं। ये परसेप्शन नहीं, ये हकीकत है, ये ये फलसफा नहीं, होता ये है जिंदगी की असलियत है। इस असलियत को जानने के बाद एतबार और एतमाद का रिश्ता कैसे होगा कि हमारा प्रधानमंत्री लाहौर जा रहा है शांति की बात करने, और ठीक है उसी वक्त आपका जनरल मुशर्रफ अवाम की कारगिल जा रहा है और कारगिल जाकर उन्हें तालीम देना चाह रहे हैं, एजुकेट करना चाह रहे हैं इश्यूज के बारे में। देखिए, ये कोई आपके यहाँ एथिक्स में नहीं लिखा हुआ कि वजीर आजम अगर आपका गलती कोई करता है तो आपने उसकी हर हालत में हमायत करनी है, या पाकिस्तान के वजीर आजम ने कोई गलत बयान दिया है तो मेरे पे जिम्मेदारी नहीं है कि मैं उस सियासतदान का दिफा करूं। ये हमें क्या हो गया है? हम अपनी अपनी हुकूमतों के दुमछल्ला क्यों बन गए हैं? हमें आजादाना बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान में जो अच्छाई की बातें हैं हमें वो करनी चाहिए, पाकिस्तान में जो अच्छाई की बातें हमें करनी चाहिए। जो हमें मुझे कहना चाहिए पाकिस्तान में कमजोरी क्या है, आपको निशानदेही करनी चाहिए कि हिंदुस्तान में कमजोरी क्या है। ये जो मामला हुआ है अभी जो भाई, हम हिंदुस्तान की फिक्र करने के लिए कौन है? फिक्र करने के लिए हैं हम हिंदुस्तान की, पर पाकिस्तान जो हिंदुस्तान के लिए फिक्रमंद होता है वो बड़ी दिक्कत की बात है, उससे हमें परेशानी होती है। फिर हमें बताना पड़ता है कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी कमियां क्या हैं। आप ये क्यों नहीं समझते हैं? आपका मुल्क तरक्की करे, वहां आवाम खुशहाल रहे, उससे हमें मतलब नहीं है। आप रहिए, खुश रहिए, लेकिन जब आप दखल अंदाजी करते हैं हमारे मुल्क में तब फिर परेशानी होती है। जब आप बात करने के बजाय सेपरेटिस्ट से मिलते हैं तब हमें परेशानी होती है। जब आप इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपनी बात लेकर जाते हैं हमसे कहने के बजाय, तब हमें परेशानी होती है। हमने लाहौर का कोई होटल नहीं उड़ाया, हमने कराची का कोई होटल नहीं बम से उड़ाया, हमने लाहौर और पाकिस्तान की पार्लियामेंट पर हमला नहीं किया। मिलते हैं, हम आप भी जब तारिक हिंदुस्तान के फतेह से पार्लियामेंट मिलते में मेंबर थे, हैं, उसको कनाडा से बुलाते हैं, गोली आप चली है। जब गुलिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से मिलते हैं, आप जब उनको पैम्पर करते हैं, आप जब 14 काउंसलेट खोलते हैं, आप जब वहां पे पैसा डालते हैं, आप बदख्शा में जब ज्वाइंट कम्युनिटी ज्वाइंट इंटेलिजेंस सेंटर खोलते हैं, अब जब पाकिस्तान में टेररिस्ट भेजते हैं, आप जब पाकिस्तान की बलूचिस्तान के खिलाफ वहां पे सेमिनार्स कराते हैं, तो हमें भी दुख होता है। और ये प्रूफ जो है शर्म शेख में दिए गए थे आपके प्राइम मिनिस्टर को, हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर ने। आप इन चीजों को क्यों नहीं देते? 179.6 मिलियन लोग आपके मुल्क में भूख से मर रहे हैं, आप उनकी तरफ क्यों नहीं देखते हैं? आप हमारी तरफ क्यों देखते हैं? उनकी तरफ देखें ना, उनके प्रॉब्लम को हल करें। शहरों में बिजली नहीं है, ठीक है, शीतल जी छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। देखिए शीतल, उनकी लाइन पे हम नहीं रहेंगे, ठीक है? वो हमें वो आंकड़े बताए। विजय जौली साहब। ब्रिगेडियर साहब, 13 दिसंबर 2001 को जैश-ए मोहम्मद और उसके साथ साथ जो मिले हुए आपकी सरहद, आपकी जमीन से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लश्कर-ए-तौबा, इन्होंने भारत की संसद के ऊपर अटैक किया। 5 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। मैं उनकी शहादत के ऊपर अपने पुष्प चढ़ाता हूं। दिल्ली पुलिस के 6 जवान मारे गए और 3 और लोग जो संसद के एम्प्लॉइज थे वो मारे गए। आप मुझे बताएं, क्या पाकिस्तान की हुकूमत जिसने आईएसआई के साथ मिलकर हिंदुस्तान की संसद के ऊपर अटैक करवाया, क्या वो ठीक था? क्योंकि भारत की अदालतों ने इन दोनों संगठनों के प्रमुखों को, जिसमें हफीज मोहम्मद सईद साहब और मौलाना मसूद अजहर साहब, वो आज भी नामजद हैं हिंदुस्तान की अदालतों के द्वारा और उनके खिलाफ आज भी गैर जमानती वारंट है। आप मुझे बताइए, क्या भारत की संसद के ऊपर इस प्रकार का अटैक आपकी सरकार को करवाना चाहिए था? और सही कहा मेरे समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अमर सिंह जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी तो दोस्ती का हाथ लेकर पाकिस्तान गए, लेकिन दूसरी तरफ आपने हम पे कारगिल थोप दिया। भारतीय जनता पार्टी, मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मेरे पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और मेरा पार्टी नेतृत्व हमेशा पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाने का पक्षधर है। लेकिन हम तो दोस्ताना संबंध बनाए और आप हमारे संसद के ऊपर, आप जम्मू कश्मीर के ऊपर, आप मुंबई के अंदर आतंकी हमले कराए और हम चुपचाप बैठे सुनते रहे। ये नहीं चलने वाला। दिस विल हैव टू बी अ जवाब ले लीजिए जॉली साहब, जवाब ले लीजिए। साइड ऑफ द फेंस। जॉली साहब, मीर साहब जवाब दें। ओके, 11,000 पेजेस
11,000 पेजेस की रिपोर्ट छपी है, 11,000 पेजेस की रिपोर्ट छपी है वो बॉम्बे अटैक के ऊपर। उसमें आईएसआई के ऊपर एक पैरा भी नहीं है। एक जापानीज जज उसको ट्राई करना चाहता था। ही सेज देयर इज नॉट इनफ एविडेंस टू डू दैट। जो आप हकीम सईद, जो हाफिज सईद के भांजे को आपने पकड़ा था जब परथीबल का एक्सीडेंट हुआ था, जहां आपके हिंदू मिलिटेंट ने 38 सिखों को मारा था, और उसके ऊपर मैडन अल्ब्राइट की किताब है माइटी एंड अनमाइटी, जिसमें उसने लिखा था कि जी उसमें कोई आईएसआई इन्वॉल्व नहीं थी, हिंदू मिलिटेंट्स इन्वॉल्व थे। उस बुक के इंट्रोडक्शन में क्लिंटन ने लिखा था कि ड्यूरिंग माई विजिट टू इंडिया इन 2000 Hindu militants decided to vent their outrage by murdering 38 Sikhs in cold blood. If I had not made this trip, the victim would have probably been still alive. आपकी आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आपके लोगों को मारती है। 38 देखिए कश्मीर में छिट्टी सिंहपुरा की आप बात कर रहे हैं, जहां ये हमला हुआ था, आपने किसका हाथ था सब जानते हैं। आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। आप 2000 की बात कर रहे हैं, मैं 2001 की बात कर रहा हूँ, 2008 की बात कर रहा हूँ। ठीक है आरएसएन सिंह साहब की बात कर रहा हूँ। ठीक है जॉली साहब, आरएसएन सिंह साहब क्या जवाब है इस बात का? देखिए क्लिंटन की इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, मैंने तो नहीं कहा। आप तो ठीक है आरएसएन सिंह साहब ने पढ़ी हुई है, आरएसएन सिंह साहब ने पढ़ी हुई है, जवाब देंगे वो। अनुराग एक सेकंड। अनुराग, आई थिंक वी शुड मूव ऑन। जॉली देखे ना, आप एक बात करेंगे उसका एक रिएक्शन में आपको मिलेगा, या हम करेंगे आप एक रिएक्शन देंगे। कांट वी जस्ट मूव फॉरवर्ड? आई थिंक लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर हम इस बात को बढ़ाना है तो आगे चले, एक मीनिंगफुल डायलॉग होना चाहिए रादर देन ए कन्फ्रंटेशनल। हाँ जी कारगिल में क्या वो, यार फॉरगेट कारगिल, मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन। अच्छा मेरा एक पॉइंट है, मीर साहब आपने कहा कि लेट्स मूव ऑन। मीर साहब आपने कहा कि लेट्स मूव ऑन, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और मलाला यूसुफजई की बात करूंगा, मैं उसी की बात करना चाहता हूं, मैं उन्हीं की बात करना चाहता हूं। देखिए आपको मैं कुछ आईना आप इजाजत दें। नहीं आप मुझे बोलने दे। बहुत देर से मैं चुप बैठा हूं। मैं आपको एक मिनट पहले काफी दिखा दिया, आप 1 मिनट के लिए सुन लीजिए। अरे सुनिए, मैं आपको कुछ आईना दिखाना चाहता हूं। आज हालात ये हैं कि आपके नोबेल प्राइज विनर को वो पाकिस्तान नहीं आ सकती हैं, और मैं आपको बता दूं यही हालात तब थे जब आपके AQ खान, ये अबू सलाम को जब नोबेल प्राइज मिला था। आपको मालूम है तब क्या हुआ था? इंडिया ने बुलाया अबू सलाम को ऑनर करने के लिए, उनके नोबेल प्राइज में, जब फिजिक्स में उनको नोबेल प्राइज मिला था, तब जाके पाकिस्तान ने उनको कायदे आजम यूनिवर्सिटी में बुलाया। वो भी बहुत ही ल्यूक वार्म उनको रिसेप्शन दिया, और किस लिए? क्योंकि वो एक अहमदिया थे। आपके एक बहुत ही ब्रिलियंट फॉरेन मिनिस्टर साहब, आई थिंक वी शुड मूव ऑन। Then we need to move forward. You must introspect that what is wrong with you. What is wrong with you? I'm just telling you. इसीलिए मैं आपको, देखिए मैं आपको कंस्ट्रक्टिव सजेशन दे रहा हूं। आपको भी उतना ही बुरा लग रहा होगा शायद कि मलाला यूसुफजई क्यों नहीं वहां पर आ रही हैं। आपके जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे जफरुल्लाह खान, most brilliant foreign minister that because we are fighting terrorism, that's why. No, he was the most brilliant foreign minister that this subcontinent has produced. और उनको भी आप लोगों ने देश निकाला का आदेश दे दिया क्योंकि वो अहमदिया थे। देखिए मैं आपसे रिक्वेस्ट, सुनो, अरे सुनोगे नहीं तो कैसे सुधरोगे भाई? देखिए ऐसा है कि आज आप जरबे कर रहे हो। रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर वक्त दूसरों को आईना दिखाने की बजाय कभी आईने का रुख बात ही नहीं आगे बढ़ सकती, बात ही नहीं। मैं आईना इसलिए दिखा रहा हूं जो कि वही गंदगी हमारी तरफ स्पिल हो जाती है। हम हिंदुस्तान का वो चेहरा देखना चाहते हैं। हम आपका वो चेहरा देखना चाहते हैं जहां पे अबू सलाम, जहां पे अबू सलाम और मलाला यूसुफजई मेरी बेटी है। ये बहुत खूब बात कही आपने, ये आपने बहुत खूब बात कही कि आप हिंदुस्तान का वो चेहरा देखना चाहते हैं। मैं बता दूं आपको, फिर आप पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में और सीनेट में रेजोल्यूशन पास क्यों करते हैं कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की इमेज कैसे खराब की जाए? ये रेजोल्यूशन आपके यहां क्यों पास होते हैं? फिर ये दोहरा चरित्र क्यों है मीर साहब? जरा किसी से बुलवा
तो दीजिए, इस सवाल का जवाब तो दिलवा दीजिए कि वहां क्यों इस तरीके के रेजोल्यूशन आपकी पार्लियामेंट में पास होते हैं। काम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। देखो आप जरबे अज़्म जो कर रहे हो, आप एक ग्रुप के जवाब ले लीजिए। आरएसएन सिंह साहब, आपने जवाब ले लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। मेरा इंटरेक्शन हुआ है, वो आपका अच्छा चेहरा देखना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं। अरे गड़े मुर्दे कहां उखाड़ते हैं? आप हमारा अच्छा चेहरा देखना चाहते हैं और अपनी पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास करते हैं कि दुनिया के सामने किस तरह हिंदुस्तान का चेहरा बिगड़ा हुआ दिखाया जाए। ठीक है अनुराग, ये बार-बार बात कर रहे हैं, लेट्स मूव ऑन करने। अनुराग अभी मेरी बात सुन ले। हाँ सुनाइए, इनकी बात सवाल सुन ले, फिर आप जवाब दें। ठीक है सुनाइए। मेरा सवाल सुन ले, फिर जवाब दें। ठीक है। मेरा सवाल यह है कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड इशू है। आप इसको किसी नजरिए नहीं है, डिस्प्यूटेड इशू नहीं है। आप बात गलत करते हैं, फिर कहते हैं आपको बीच में टोका जा रहा है। कश्मीर डिस्प्यूटेड इशू नहीं है। 70% मतदान हुआ है वहां पर। कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखिए मीर साहब, आप ऐसे करते हैं कि कश्मीर आपकी चिड़ बन गई है। जो कश्मीर का नाम लेता है आपको लगता है कि कश्मीर आपकी चिड़ बन गई है। भाई कश्मीर आपकी चिड़ नहीं है, हमारी चिड़ नहीं है। और मफरूजा एक है कि आपका कश्मीर जो है आपके पास है वो आपका है, तो आप उन लोगों को मारते क्यों? अरे मीर साहब, इसमें चिढ़ने की क्या बात है? अगर बुलेट पर बैलेट भारी पड़ गया तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है? अमर सिंह साहब ठीक कह रहे हैं कि हमारे कश्मीर के अवाम ने भाई अपने लोगों का तो आपके आतंकवादियों को अंगूठा दिखा दिया। देखिए ये देखिए, लेकिन आप इसमें चिढ़ने की क्या बात है? आपके बम के ऊपर हमारे कश्मीर के सेब भारी पड़ गए। आपके बम के ऊपर हमारे कश्मीर के लाल सेब, सुर्ख सेब भारी पड़ गए और कश्मीर के 70% कश्मीरियों ने आतंकवादियों के बम को अपने लाल सेब दिखा करके को लाल मीर साहब आप बार बार कह रहे हैं लेट्स मूव ऑन। मैं सिलसिलेवार तरीके से 2-3 बात कहूंगी, मुझे आपका जवाब उस पर चाहिए। देखिए आप कहते हैं कि भारत अच्छा अपना चेहरा क्यों नहीं दिखाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को अपनी सरकार में बुलाया, उसके बाद प्रधानमंत्री आपके यहाँ पे सेपरेटिस्ट से बातचीत शुरू कर दी आपके राजदूत ने। फिर नेपाल में हाल में जो सार्क समिट हुआ उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्पीच अगर आपने सुना होगा, उनका ये कहना था कि हमें इस पूरे रोशनी में लाना है, हमें इस पूरे इलाके को डार्केस्ट कॉर्नर जो कहा जाता है पूरा दक्षिण एशिया का, ये उनका कहना था। ठीक है, उसके बाद प्रस्ताव था भारत का कि बिजली सप्लाई सार्क देशों के बीच में बढ़े और ये प्रस्ताव था कि रोड रेल कनेक्टिविटी बढ़े। देखिए आपने एक विरोध पाकिस्तान ने किया, तमाम प्रस्तावों का पॉजिटिव प्रपोजल्स का विरोध पाकिस्तान ने किया। तो फिर किस तरह का अच्छा चेहरा आप देखना चाह रहे हैं? जवाब दीजिए भाई, शीतल की बात का जवाब दें और सिर्फ सवाल का जवाब दें, इधर उधर ना घुमाएं। मीर साहब, अरे भाई जवाब शरीफ चले गए। मीर साहब इस सवाल का जवाब दें, शीतल के सवाल का जवाब चाहिए मुझे। शीतल के अब उधर उधर ना घुमाइएगा, कश्मीर का मसला मत लाइएगा। अमर सिंह एक लाइन में अपनी बात कह चुके हैं कि आपके ग्रेनेड और बमों पर वहां के लाल सेब भारी पड़ गए। उस मसले को छोड़ दीजिए, 70% मतदान हुआ, उसको मत उठाइए, दुनिया हंसेगी आप पर। शीतल के सवाल का जवाब दीजिए। देखिए दुनिया हम पे नहीं हंसेगी, दुनिया आप पे भी हंसेगी, क्योंकि आपकी 83 स्टेट्स में इस वक्त जो है नक्सलाइट्स जो है उन्होंने आपकी फौज के खिलाफ वहां पे एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट शुरू की हुई है। आप उसको पहचानिए। आपने 1971 में गंगा दरिया पाकिस्तान भेजा था ना आपकी रॉ ने, वो तैयारा डिस सर्विस वो 3 दिन पहले सर्विस किया गया। आप पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करने में मास्टर हैं, आपका दिमाग सिर्फ चलता ही इस बात पे है। अभी आपके प्राइम मिनिस्टर ने रॉ को एडिशनल बजट अलॉट किया है और आपको याद, मेरी बात सुन लीजिए पूरी, आपको याद है कि आपने एक यूनिट बनाया था टैक्टिकल सपोर्ट डिवीजन। आपके सर्विंग जनरल ने कहा कि टैक्टिकल सपोर्ट डिवीजन बनाया गया था पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज करने के। आप हमें टेररिस्ट करते हैं। ह्यूमन राइट्स की वॉच की रिपोर्ट पढ़ें, आईसीआरसी की रिपोर्ट पढ़ें, पैट्रिशिया ग्लैडस्टोन की रिपोर्ट पढ़ें, 164 पेजेस की रिपोर्ट है एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से, कि आपकी फौज ने सेक्सुअल मोलेस्टेशन,
एक दिन में 50 औरतों की कहते हैं कि वो बेहुरमती की, ह्यूमन राइट्स वॉच कहते हैं 100 औरतों की। ये तो आपकी फौज का कैरेक्टर है। आप ना बच्चों को छोड़ते हैं ना औरतों को छोड़ते हैं। भाई गलत बात मीर साहब नहीं सुनी जाएगी। बड़े धैर्य और संयम के साथ ब्रिगेडियर साहब की बात सुन रहे हैं, लेकिन ब्रिगेडियर साहब झूठ ना बोले, झूठ ना बोले भाई। सुनिए, हाँ, मैं आपसे एक बात कहता हूं, सुनिए, आपकी सब बात मान लेते हैं कि झूठ नहीं है, आप बहुत सत्यवादी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, चाहे कश्मीर में आतंकवाद हो पाकिस्तान का, आपके बमों के और ग्रेनेड के ऊपर, गोलों के ऊपर वहां के लाल से उभारी पड़े, 70% कश्मीरियों ने कश्मीरियत को, हिंदुस्तानियत को समर्थन दिया। और दूसरी बात, आप माओवादियों की चिंता मत करिए, जहां पर माओवादियों का हमला है, आतंकवाद है, उस छत्तीसगढ़ में और झारखंड में भी उतना ही मतदान हुआ है। अवाम डरी नहीं है, बिना डर के गोलियों और बमों की तड़तड़ाहट के बीच में और अगर आप गलती की बात कर रहे हैं तो सुनिए कान खोलकर। अगर आप भी गलत हैं, हम कह रहे हैं, आप कहते हैं हम गलत हैं, तेरा मेरा शीशे का घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर क्यों तेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। जी मीर साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं कि नहीं? मेरे ख्याल से वहां कुछ कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम आई है। अमर सिंह साहब, आपने इस तरीके से बोल दिया कि लिंक भी फेल हो गया, उनका लिंक फेल हो गया। RSN सिंह साहब आ गए, वापस आ गए। हाँ, आ गए, मीर साहब आ गए। मीर साहब जवाब देंगे इस बात का, अमर सिंह साहब ने जो कहा? जवाब है 2 बिलियन की डॉलर की ट्रेड हो रही है। चले यहां हम वापस चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से बेहतर यही था कि आप ब्रेक ले लें। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है कि पाकिस्तान जिस तरीके से ब्रेक लेता है, ये उसकी जो ब्रेक लेने की आदत है, ये वाकई में बहुत परेशानी में डालने वाली है। RSN सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये माओवादियों की बात करके सवालों को टालने की बात है, ये पाकिस्तान की तरफ से ही बात हुई कि भाई कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई की बात को सुना जाए, हमारा आवाम उनका आवाम, हमारी हुकूमत उनकी हुकूमत, क्यों ना शांति के उस संदेश को फॉलो करें। लेकिन आपने देखा उनकी लाइन क्या रहती है? देखिए, आप यकीन मानिए कि ये प्रोग्राम के बाद सब आपस में ये जरूर बात करते होंगे कि ये जो कह रहे थे वो सही कह रहे थे, लेकिन वहां की मजबूरी क्या है। यूज ऑफ जिहादीज इर्रेगुलर्स इज अ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान आर्मी, और उन्होंने इसका बहुत 1000 कट्स वाला, इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत उन्होंने एक अकबर खान थे उनके, उन्होंने एक पैम्फलेट लिखी थी जिसका कैबिनेट मीटिंग में नेहरू ने उसको कोट किया था कि पाकिस्तान बहुत फॉर्चुनेट है, हैविंग सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन जिनका हु कैन बी यूज्ड फॉर इर्रेगुलर वॉरफेयर। तो ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं, एक लाइन ये नहीं क्रॉस कर सकते हैं। देखिए, वहां पर प्रॉब्लम क्या है कि फौज जो भी बैक सीट ड्राइविंग कर रही है, फौज जो है वहां पर वो फॉरेन पॉलिसी को अच्छी तरह से वो डवटेल नहीं कर पाती है अपने एक्शन से, अपने जो ऑपरेशन से, और ये मिसमैच हमने बहुत देखा है। कारगिल के टाइम में भी आपने देखा कि दे वर टोटली एक्सपोज्ड व्हेन इट केम टू ऑन द डिप्लोमेटिक फ्रंट। तो ये लोग उसी मजबूरी में काम कर रहे हैं। आज वो ज़रबे अज़्म कर रहे हैं, एक सेगमेंट वो जिसको ये पाकिस्तान तालिबान बोलते हैं। अब आप देखिए कितना ये स्ट्रेंज सिचुएशन है कि कभी पाकिस्तान तालिबान अफगान तालिबान को क्रिटिसाइज नहीं करता, अफगान तालिबान उसको नहीं क्रिटिसाइज करता है। पाकिस्तान तालिबान कभी लश्कर तोयबा को क्रिटिसाइज नहीं करता है। सब आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं और ये सोचते हैं कि ये एक ज़रबे अज़्म करके प्लीज यू डोंट अंडरस्टैंड। देखिए सॉल्व कर लेंगे वो। जवाब ले लें एक सिंह साहब, यू हैव नो आइडिया व्हाट ज़रबे अज़्म इज। देखें Singh Saab, please understand, you have no idea what Zarbe Azb is. You come out here on the frontier and find out what Zarbe Azb is. मेरी बड़ी डेप्थ पे बातचीत हुई है हामिद कारजाई के साथ। He was a Taliban. उनको नहीं पता था कि बैड तालिबान कौन है। He was fighting with the Lee Enfield 303, whereas the other Taliban was fighting with semi-automatic and automatic weapons. देखो, हर जगह इस तरह के आपको ये सिलसिले मिलेंगे, but we have to analyze it in an objective manner, not in a manner that I start criticizing you and you start criticizing me and we start and enter into a pygmy conversation. Let's get out of this pygmy conversation and grow big.
97% of the people in Pakistan who watch a great channel like yours. अच्छा, बड़े कैसे बने? सेपरेटिस्ट से बात करके बड़े बन जाएं, या फिर यूएन में जाके दुखड़ा रोए तब बड़े बनेंगे? मीर साहब कैसे बड़े बनते हैं? बड़े बनना सिखा दीजिए। आप तो वैसे भी मेरे बड़े भाई की तरह हैं, बड़े भाई की हैसियत से बता दीजिए बड़ा कैसे बनते हैं? क्या यूएन में जाकर नवाज शरीफ की तरह दुखड़ा रोए नरेंद्र मोदी तब आप मानेंगे कि हाँ हम बड़े बन गए? या फिर हम भी सेपरेटिस्ट से बात करना शुरू कर दें तब आप मानेंगे कि हम बड़े बन गए? आप एक आउटलाइन तो दीजिए अनुराग, मुझे 2 पॉइंट में बता दीजिए कि बड़े कैसे बन सकते हैं। छोड़े आप एक फुट आगे चलते। बड़े भाई बताएं जी, आप मुझे हिंदुस्तान के साथ कैसे आगे हम बड़े बन सकते हैं, बताएं। सबसे बड़ी बात तो ये है पॉलिटिकली जो इश्यूज हैं वो अनरिजॉल्व हैं चाइना और ताइवान के दरमियान भी, और इंडिया और चाइना के दरमियान, मगर ट्रेड चल रही है जिससे कि पीपल को आवाज नहीं आ रही इनकी हम तक। जैसे पहले भी आपके प्रोग्राम में अर्ज किया कि लोग जो हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लोग जो हैं वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो एक दूसरे से ट्रेड करना चाहते हैं, वो एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। टूरिज्म एक बहुत बड़ा एक एस्पेक्ट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके जरिए लोगों की एक दूसरे के साथ मुलाकात होगी, परसेप्शन चेंज होगी। ये दोनों मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप की नाकामी है कि वो जो अवाम की मोहब्बत है वो ऊपर तक ट्रांसलेट नहीं हो सकी। कांटेक्ट है अवाम के साथ? जी बिल्कुल, हमारा कांटेक्ट है अवाम के साथ, पीएचडी चैम्बर के साथ, फिकी चैम्बर के साथ। मैं कम से कम 12 दफा जा चुका हूं हिंदुस्तान। बिल्कुल हमारा कांटेक्ट है। और इस वक्त जैसे मैं आपको बता रहा था कि हिंदुस्तान 7वां बड़ा मुल्क है जिससे हम चीजें खरीद रहे हैं, और 16वां बड़ा मुल्क है जिससे हम चीजें ले रहे हैं। तो ये एक तरह से कोई तकरीबन $1.8 बिलियन की ट्रेड हो रही है, और दुनिया से अदरवाइज जो दुबई से आ रही है वो तकरीबन $4-5 बिलियन की है। और सोच ये रहे थे कि अगर हम मोस्ट फेवर्ड नेशन या एनडीएमए देते हैं तो ये तकरीबन $10 बिलियन तक जा सकती है। तो फिर क्यों नहीं होता? ट्रेड अंडर द सार्क रजीम एंड द सफ्ता, वो दोनों नाकाम हो गई क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा प्लेयर है। इंडिया हमें अपनी मार्केट एक्सेस नहीं दे रहा, एनडीएम देने के बावजूद नहीं दे रहा। तो इस लिहाज से तो आप क्यों नहीं देते फिर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा? अगर ट्रेड इतना है, उसमें इतना स्कोप है आगे, ठीक है, तो मोस्ट फेवर्ड नेशन मुझे ऐसा लगता है जैसे बच्चे तो खेलना चाहते हैं, बुजुर्ग नहीं खेलना चाहते। ठीक है, इसका जवाब हम देंगे, एक छोटा सा ब्रेक यहां पर मीर साहब मुझे लेना होगा, व्यावसायिक मजबूरी है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपके इस सवाल का जवाब हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। के सतलोक आश्रम में उसका जो अपना बेडरूम है, उस बेडरूम से मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाना चाहता हूं। और आज बहुत सारे राज खुलेंगे अर्ध सत्य में, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा रहा है जो अभी तक आपने देखा नहीं है, आपने जाना नहीं है। अर्ध सत्य। आज इतने पुराने गाने, पुराने में जो बात है वो नए में कहा, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता। जैसे राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास। यहाँ मेगा मॉल बनेगा, द बिगेस्ट इंडिया एवर सीन। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। चैरिटी के बारे में सोच रहे हैं? कभी तो ऐसा ख्वाब देखिए जिसमें हजारों ख्वाब शामिल हैं। जब दूसरों के ख्वाब पूरे करोगे ना, तो अपना कल बनते देखोगे। रजनीगंधा हिलते है दुनिया। Here's the good taste. क्रिकेट और पान विलास सिल्वर ड्यूज, 2 चीजें जो रिफ्रेश करें इंडिया को। उठो ना, ये मेरी जगह है। अरे यार बेडी तो है। इडियट, सिर बेड है? नहीं, रंगमंच है। काय का? खुशियों का। करेक्ट। गुड नाइट। सेंचुरी प्लाई, खुशियों का रंगमंच। एक नाम जो है स्वाद के शिखर पे, शिखर पान मसाला, क्वालिटी पसंद लोगों के लिए। इतनी कमाई आखिर किसके बलबूते पर? मेरे सोनालिका ट्रैक्टर के। और भला किसमें है ये दम? सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। कलर मेट है कलर। Oh baby, you got color.
Colormate, the true mate for your hair. अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो हानिकारक हो सकता है। श्री अल्ट्रानेट ऑक्साइड, भारत का विश्वसनीय जंग रोधक सीमेंट। जश्न है 2.5 लाख लोगों की पसंद का, मिलेगा 5,000 रुपए तक का फायदा महिंद्रा सेंट्यूरो की एडवांस्ड रेंज पर। जो भी पके ऐसा पके, जहाँ भी जो हो खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। लड़की को छेड़ा, बैड आइडिया। उंगलियां तो तेरी गई, फिर जाएगा जबड़ा, नेक्स्ट नाक, और फिर तो चिट फ्लैट। मर्जी तेरी है, एसीपी या पंगा। एसीपी सर जी, सबके लिए एसीपी। एरिस्टोक्रेट प्रीमियम म्यूजिक सीडीज, यारी दोस्ती एसीपी। क्यों चैंपियन, क्या हुआ? रोहन के डैड, मैंने सुना। डैड, एक बात बताइए, अगर अपनी फैमिली भी ऐसी सिचुएशन में हो तो मुझे पढ़ाई पूरी करनी चाहिए या कोई जॉब लेकर मॉम की मदद करनी चाहिए? कभी आपके बेटे ने आपसे ये कहा तो तैयार रहिए। तुझे ये सब की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, तू बस ये बाल कटवा ले यार। SBI लाइफ, जिंदगी हंस के बिताएंगे। प्लीज सर। कैप्टन। यस सर। इस जहाज में किस कंट्री का माल जा रहा है? सर, यूरोप होते हुए यूएसए और कनाडा जाएगा, और अगले हफ्ते गल्फ कंट्रीज को जाएगा। मेरी मेहनत, आप सबका प्यार, यही है MDH का इतिहास। असली मसाले सच सच MDH। फेना से चकाचौंध सफेदी हुई आसान, अब चमकेगा हिंदुस्तान। फेना ही लेना। अब 1 किलो फेना पाउडर पर 5 रुपए की निब बर्तन बार मुफ्त। खुशियां लेने नहीं, देने आ रहे हैं हम। यम है हम। यम है हम, 2 दिन बाद सिर्फ सब पर। चले ब्रेक के बाद सरहद आर पार में डिबेट को जारी रखते हैं। और मीर साहब, जो सवाल आपकी तरफ से ब्रेक पर जाने से पहले उठे थे, अमर सिंह साहब हमारी तरफ से उसका जवाब देना चाहते हैं। अमर सिंह साहब, यही हम बात करते हैं ऐसा कि फिर आगे की बात दो लड़ाइयां हुई थी मीर साहब जी। उन दोनों लड़ाइयों में जो जनरल आमने सामने लड़े थे, उनको भारत के भी और पाकिस्तान के भी, अभी 3 महीना पहले मैंने उनको ढूंढवाया, उनको अपने घर पर दावत दी। उसमें हमारे हिंदुस्तान के सांसद मणिशंकर अय्यर, अरुणा मुकीम, ऐसे लोगों ने मेरी बड़ी मदद की, और दोनों फाइटिंग जनरल्स को मैंने अपने घर पर बुलाया। मलेर कोटला आपके सरहद पर एक जगह है, वहां के कव्वाल को बुलाया, जिनको पाकिस्तान में भी लोग जानते हैं, बड़ी उनको अच्छी दावत दी। वहां पर फारूक अब्दुल्ला साहब, राम जेठमलानी साहब सब मौजूद थे। तो उन जनरल ने बड़े मोहब्बत से कहा, बड़े तासीर से कहा, आपके एक्स जनरल्स ने जो जंग मैदान में हमारे भारतीय जनरल्स के साथ लड़े, उनके सामने कि आप लोग पाकिस्तान आइए। तो फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि मियां पाकिस्तान क्या जाओगे, हम जाना चाहते हैं पाकिस्तान, हमें वीसा नहीं मिलता। तो ट्रेड कॉमर्स क्या होगा, हमें वीसा तक नहीं मिलता। हम भी बहुत बार पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन हम वीसा के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें वीसा नहीं मिलेगा। और वहां पाकिस्तान के दूतावास के हाई कमिश्नर, डिप्टी हाई कमिश्नर सब मेरे दिल्ली के घर में मौजूद थे, और पाकिस्तान की आर्मी के सारे जनरल मौजूद थे। और नहीं मौजूद थे तो सिर्फ वाहिद एक आदमी, लाल कृष्ण अडवाणी जी। मैंने उनको कहा था कि आप आइए, तो कहा मैं तो नहीं आऊंगा। ठीक है। जो हमारी जमीन से लड़े हैं, उनका आप इस्तकबाल कर रहे हैं, मैं उनकी उसमें शिरकत भी नहीं करूंगा। ठीक है। मीर साहब, एक और अहम सवाल यह है कि चीन को आप ऑल वेदर फ्रेंड मानते हैं अपना, लेकिन आपने सबक नहीं लिया। चीन को आप दोस्त मानते हैं, लेकिन चीन को आप देखिए, भारत के साथ उसका सालों से बाउंड्री डिस्प्यूट चला रहा है, लेकिन 52 साल से बाउंड्री डिस्प्यूट होने के बावजूद उन्होंने भारत के साथ कारोबारी रिश्ते अफेक्टेड नहीं होने दिए।
बाकायदा बाउंड्री डिस्प्यूट्स के लिए एक मैकेनिज्म है भारत और चीन के बीच में जो काम करता है। आप क्यों नहीं इस लाइन पर आगे बढ़ना चाहते? आपकी सोच में कहां किस तरह की दिक्कत है जो आप इस तरीके के रिलेशन कायम नहीं कर सकते जैसे भारत और चीन के हैं, जबकि चीन आपका ऑल वेदर फ्रेंड है? अच्छा अनुराग, दो चीजें। अब आपका जो पहले एक ऑब्जर्वेशन है सिंह साहब का, इनको बता दें जी कि नंबर 1 वीजा का जो प्रॉब्लम है, मैं समझता हूं कि आप अपनी इंटीरियर मिनिस्ट्री को कहें कि ये वीजा इंटीरियर मिनिस्ट्री में नहीं जाना चाहिए। हम भी कहेंगे कि आपका जो आने वाला इंटीरियर में ना जाए। ये बिल्कुल इनकी सिंह साहब की बिल्कुल वैलिड एक मैं समझता कि ऑब्जर्वेशन है। हमें दोनों को चाहिए कि इंटीरियर से निकालें और वीजा इजी करें और फैसिलिटेट करें। जब आप कहते हैं चाइना पाकिस्तान का दोस्त, अनुराग, दोस्त कोई नहीं होता, ये इंटरेस्ट होते हैं, ये परमानेंट आपके इंटरेस्ट होते हैं। दोस्त किसी का कोई नहीं है। ये वही चाइना जो आपके साथ लड़ा है 60s के अंदर, ये वही चाइना आज आपको विजिट कर रहा है। ये इंटरेस्ट होते हैं, दोस्ती वोस्ती कोई नहीं होती है। ये वही चाइना है जिसको आप ऑल वेदर फ्रेंड मानते हैं, लेकिन वहां के राष्ट्रपति पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है, उनको अपनी सुरक्षा का खतरा है। ये वही चाइना है, ये भी सोचिए। अभी हमारा एक ट्रेड डेलीगेशन इंडिया जाना था। ये ऐसी कोई बात नहीं है। आई थिंक इसके अगर लॉजिस्टिक्स में जाएं, हमारा टॉपिक डाइवर्सिफाई कर जाएगा। सोहेल अशारी साहब की बात मैं ये करना चाह रहा था कि अभी हमारा एक डेलीगेशन पायटेक्स जो अमृतसर में ट्रेड शो होता है उस पर जाना था, और जो इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट हैं उनको भी सिर्फ अमृतसर का वीजा मिला और पुलिस रिपोर्टिंग का वीजा मिला, और बहुत कम वीजे मिले। कोई 170 अप्लाई किए थे, सारे 70 मिले। ये एक पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि हमें किस तरह, मैं पत्रकार के तौर पर कई बार पाकिस्तान जा चुकी हूँ, और हमें किस तरह का रिस्ट्रिक्टेड वीजा मिलता है ये हम ही जानते हैं। मेरी तरह के तमाम पत्रकार जो पाकिस्तान गए, एक शहर से दूसरे शहर में जाने में पसीने छूट जाते हैं। बहुत मुश्किल से 1 या 2 शहर का वीजा मिलता है। जी, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं। भारत का प्रधानमंत्री 6 महीने पहले नरेंद्र मोदी जी बने। वो अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, हजारों लोगों ने उनका इस्तकबाल किया। फिजी आइलैंड गए, चाइना का राष्ट्रपति भारत आया, भारत के प्रधानमंत्री जापान गए। आपके प्रधानमंत्री तो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में जाकर भारत को रोकने के लिए वहां पर गुहार करते रहे। आप कहते हैं ना, लीव द थिंग्स एट द बैक, मूव फॉरवर्ड। द बीजेपी लेड गवर्नमेंट इन इंडिया लेड बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज होल टीम हैज बीन मूविंग फॉरवर्ड, नॉट ओनली इन द विसिनिटी, नॉट ओनली इन द सार्क, not only in among those neighbors whom they took the initiative to invite for the swearing in ceremony of the Prime Minister of India, Mr. Modi, and the BJP-led government in India. आप बताइए, आपकी हुकूमत ने, आपकी सरकार ने, आपकी आर्मी ने भारत और पाकिस्तान के बीच में वैर वैमनस्य कायम करने के अलावा और क्या किया? इसलिए आपको अपनी जमहूरियत को बताना पड़ेगा। जी चलिए मीर साहब, अपनी जमहूरियत को आप बताइए। मेरे पास डिबेट का वक्त खत्म हो गया है। बशीर बद्र साहब के एक शेर को जितना मुझे याद है, मैं आपको ये मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि दुश्मनी जितनी करो मगर इतना याद रहे कि अगर कभी हम दोस्त हो जाएं तो फिर अफसोस ना हो। मीर साहब, इस बात को जहन में रखिएगा और कभी निकालिएगा नहीं। आपके पैनलिस्ट का आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे इस डिबेट में शामिल होने के लिए, और साथ ही मेरे साथ जितने गेस्ट थे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सरहद आर पार में जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस आते हैं।